हाँ, हम विश्वव्यापी और आर्थिक मंदी के बारे में 1926 से 1930 के तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करें, इसके आगे की घटना होगी हमारे पास साइमन कमीशन। और यह है नियुक्त, और नियुक्त होगा 1927। अगर हम और डेट जाने तो 8 नवंबर को। देखिए, अब सबसे पहले हम जाने कि साइमन कमीशन है क्या, साइमन कमीशन क्यों नियुक्त किया गया। तो साइमन कमीशन साइमन एक व्यक्ति, साइमन की अध्यक्षता में, व्यक्ति का नाम है, और जिनकी अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया है जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन नियुक्त क्यों किया गया और ये किसने नियुक्त किया? ये ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश की सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने नियुक्त किया है। और ये कमीशन ऐसा है जो ब्रिटेन से आएगा। और आएगा क्यों? कि भारत की जो कार्यशैली है, भारत में जो चल रहा है, भारत के नियम कानून, भारत की जितनी भी शासन व्यवस्था है उसकी जांच करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसकी प्रारूपता देखने के लिए, और यह भारत में आएगा। लेकिन इसमें एक कमी क्या है अगर हम जाने, जिसका भारत ने विरोध किया भरपूर, इसमें कमी है जिसमें जो व्यक्ति है, साइमन कमीशन में जो व्यक्ति हैं, जो कौन है, 7 व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, 7 सदस्य नियुक्त किए गए थे। लेकिन कमी क्या है, इसमें सभी 7 सदस्य जो सभी हैं वो कैसे हैं? अंग्रेज हैं, अंग्रेजी अधिकारी हैं। कौन है? अंग्रेजी अधिकारी हैं। अगर आप देखो कि भारत की कार्यशैली को जांचने के लिए आ रहे हैं, संवैधानिक जो विधान चल रहा है, संविधान के अनुसार जो हमारे भारत में कार्यक्रम चल रहा है, जो नियम कानून चल रहे हैं, उनकी जांच करने के लिए, सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनकी जांच करने के लिए भारत में आ रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी अधिकारी हैं, अंग्रेजी सभी सदस्य में उसमें अंग्रेज है। एक भी भारतीय नहीं होने के कारण, क्योंकि भारतीयों की व्यथा, भारतीयों के नियम कानून भारतीय लोग बताएंगे, अंग्रेज थोड़ी बताएंगे। लेकिन इसमें सभी सदस्य कौन रखे गए? अंग्रेज रखे गए। इसी के विरोध में यहाँ पे 1928 3 फरवरी अगर हम बात करें कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन, साइमन कमीशन भारत आगमन, और भारत आगमन होगा 3 फरवरी 1928 को। और 1928 में जब ये आएंगे तो हमारे देश के लोक नायक जो है लाला लाजपत राय, इनका, और जिसमें भगत सिंह भी शामिल होते हैं, और ये लाहौर में आते हैं और लाहौर में इनका विद्रोह करते हैं। और वहां पे अंग्रेजी अधिकारी, अंग्रेजी सेना लाला लाजपत राय के लाठी पड़ जाती है, और उन्हीं की 1 महीने बाद, उनकी कुछ समय बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये अंग्रेज अपनी साइमन कमीशन की 7 सदस्यीय टीम अंग्रेजी रहते हैं, वो कोई भी चेंज नहीं करते हैं साइमन कमीशन में। ठीक है, इसकी एक कमी ये हो गई। अगर हम और आगे जाने, कमी तो यही है। अगर इसके बाद देखिए आगे की घटना क्या होगी। यहाँ पे साइमन कमीशन भारत में आ गया, लेकिन इसको शांत करने के लिए और कांग्रेस के लोगों को ये क्या गोली देंगे, यानी कि क्या इनको सामंजस्य करेंगे, ये कहेंगे कि हम आपको गोलमेज में, जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें क्या करते हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आमंत्रित कह सकते हैं, आमंत्रित करते हैं यानी कि बुलाते हैं। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन क्या है, गोलमेज क्या है? ये हमारे भारत में, या सॉरी ब्रिटेन में, ब्रिटेन की लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों क्रमश हुए हैं। 1931, 32, 33 ऐसे कह सकते हैं, 30, 31, 32 3 डेट में हुए, जिसमें गोलमेज सम्मेलन का मतलब है कि गोल टेबल पे और एक सम्मेलन होगा जिसमें कुछ भारतीयों को बिठाया जाएगा और अध्यक्षता करेंगे
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनमें भारतीय मुद्दे रखे जाएंगे और भारतीय मुद्दों के बारे में गोलमेज सम्मेलन में वार्ता होगी। लेकिन गांधी जी प्रथम सम्मेलन में नहीं जाएंगे, इसमें गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसकी चर्चा बाद में करने वाले हैं, क्योंकि प्रथम में नहीं जाएंगे, द्वितीय में जाएंगे, ये बाद का चर्चा है। अभी हम इससे आगे की घटना देखते हैं। हमने बात कर ली कहां तक, 1928 तक, क्योंकि साइमन कमीशन भारत आ गया है। इसके बाद होगा एक लाहौर अधिवेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे भारत की इतिहास के लिए। और लाहौर अधिवेशन होगा 1930 में, सॉरी 1929, और ये होगा 1929 में। कहां पे होगा? लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता जो है वो करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अध्यक्षता में, यानी कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने, जो कांग्रेस पार्टी है, भारत के लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। किसकी मांग रखी? पूर्ण स्वराज की मांग रखी। पूर्ण स्वराज का मतलब है, या पूर्ण स्वाधीनता कह सकते हैं। पूर्ण स्वराज का मतलब होगा यहाँ पे कि अब भारत को पूर्ण स्वराज यानी पूरी स्वतंत्रता चाहिए। अब हमें भारत के यानी अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना है। अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकलना होगा और हमें बाहर निकालेंगे। और इसी अधिवेशन में तय किया गया कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और वहां पे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की क्या लेंगे? शपथ लेंगे। आपको पता है कि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसी की वजह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के लिए रखा गया है। क्योंकि 15 अगस्त को देश आजाद हो गया, तो 15 अगस्त तो ऐतिहासिक डेट हो गई। इसके लिए 26 जनवरी हमारी जो ऐतिहासिक चल रही है 1930 से स्वतंत्रता दिवस के लिए इसी दिन, और गणतंत्र दिवस लागू किया गया, संविधान लागू किया। इसके लिए हमें 26 जनवरी वर्तमान में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से चलती आ रही है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। यहां पे 1930, 26 जनवरी 1930 हो गया। और इसके बाद गांधी जी इरविन को एक चेतावनी पत्र देंगे, अल्टीमेटम देंगे। गांधी जी इरविन, अब यहां पे इरविन कौन है इसको जाने। इरविन उस समय भारत का वायसराय था। वायसराय का मतलब है कि पूरी शासन व्यवस्था या जितने भी नियम कानून सबके ऊपर, जैसे भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में है ऐसे कह सकते हैं, इसी तरह उस समय भारत का पूरा कार्यकारी अधिकारी कौन था? इरविन। वायसराय कहते हैं उनको, लॉर्ड वायसराय। ठीक है। अब गांधी जी और इरविन, यानी कि गांधी जी ने इरविन को 11 सूत्री मांगों के लिए क्या दिया? चेतावनी पत्र, जिसको कहते हैं अल्टीमेटम लेटर। चेतावनी पत्र देते हैं और उसमें कहते हैं अगर हमारी 11 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मैं या हम भारतीय लोग सवनीय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। लेकिन जो इरविन है उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं, उनकी बात को ध्यान नहीं देते। तो गांधी जी अब एक ऐतिहासिक कदम उठाएंगे, उसको आगे देखें। अभी देखिए, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए आगे, अब गांधी जी को इरविन ने हल्के में ले लिया, ये बोल दिया कि मैं इन मांगों को पूरी नहीं करूंगा, ना इन मांगों को मानूंगा। अब देखिए इसके बाद गांधी जी क्या करेंगे। गांधी जी 11 मार्च तक का अल्टीमेटम देते हैं कि अगर
इरविन जी, अगर आपने मेरी मांगे नहीं मानी या मेरी जो 11 मांगे हैं अगर आपने इनको पूरा नहीं किया तो मैं 12 मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दूंगा। और गांधी जी करेंगे 12 मार्च 1930 से क्या, नमक सत्याग्रह, या इसको कहते हैं हम दांडी मार्च। अब देखिए दांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे, ये तो फेमस है कि दांडी मार्च क्या है। गांधी जी साबरमती आश्रम से, कहां से, साबरमती आश्रम से चलेंगे, और जो साबरमती है वो है गुजरात, और साबरमती आश्रम जो है साबरमती नदी के साइड में है, और वहां से कहां जाएंगे, दांडी तक। दांडी एक क्षेत्र है यानी समुद्र का किनारा है गुजरात का, और दांडी तक क्या करेंगे, दांडी तक सफर कितना किलोमीटर का है, 240 किलोमीटर। कितना है, 240 किलोमीटर। कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। और कितने वॉलंटियर के साथ चलेंगे, 78। वॉलंटियर बोले तो अनुयायी। आप समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं नमक सत्याग्रह की। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च से होगी और 1930 से होगी। नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से गांधी जी चलना शुरू करेंगे जो कि गुजरात में है, और दांडी यात्रा तक सफर करेंगे। कितना किलोमीटर का, 240 किलोमीटर का। कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। और कितने वॉलंटियर यानी अनुयायी के साथ जाएंगे, 78 अनुयायी के साथ। 78 अनुयायी के साथ यहां से शुरुआत करते हैं और दांडी तक पहुंचते पहुंचते उनके साथ लाखों लोग जुड़ जाते हैं। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर और नमक कानून क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या कर देंगे, तोड़ेंगे। और वहीं से 6 अप्रैल से, कहां से, 6 अप्रैल 1930 से ही, और क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। अब देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। यानी कि यहां से इन्होंने लाखों लोग जोड़ लिए अपने साथ। 78 के साथ चले थे, 78 वॉलंटियरों के साथ। ना कोई नेट, यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल होने के बावजूद भी इन्होंने अपने साथ लाखों लोग जोड़ लिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी 6 अप्रैल 1930 से। अब 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है, यहाँ पे गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा का मतलब है जो अंग्रेज हमें आदेश दे रहे हैं या हमसे कुछ कह रहे हैं उनकी क्या करो, अवज्ञा करो, उनका कहना मत मानो। वही असहयोग के जैसा, अपनी नौकरी छोड़ दो, खेती छोड़ दो, शिक्षकों को पढ़ाना छोड़ दो, शिक्षक पढ़ाना छोड़ दो, बच्चे स्कूल जाना छोड़ दो, यानी कि सबकी अवज्ञा करो। यानी कि जो अंग्रेज बोल रहे हैं उनका साथ मत दो। यहाँ पे कोई विदेशी वस्तुओं का, यानी कि जो विदेश की वस्तुएं थे, कपड़े थे, उनका बहिष्कार कर दिया गया, उनको जलाया गया। और हम जाने पिकेटिंग कर दी गई। पिकेटिंग का मतलब होता है किसी भी दुकान या कुछ खुले से खोलने के लिए जाने वाले व्यक्तियों के सामने अड़ जाना, यानी कि उनको खोलने ना देना, वो पिकेटिंग कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे सारे बाजार बंद कर दिए गए, ये कर दिए गए, यानी कि सविनय अवज्ञा मतलब था अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना करो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ और बहुत भयंकर तरीके से गांधी जी का यहाँ पे सहयोग किया जा रहा है। अब गांधी जी का सहयोग किया जा रहा है तो यहाँ पे जो मुख्य नेतृत्व करता है गांधी जी के साथ, एक तो थे अब्दुल गफ्फार खान और एक हैं जवाहरलाल नेहरू। और इनको अंग्रेजी सरकार कहां डाल देगी, जेल में डाल देगी। किसके लिए, क्योंकि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की नेतृत्व करता है। यानी कि मुख्य रूप से अब्दुल गफ्फार खान को एक उपनाम है, इनको कहा जाता है सीमांत गांधी।
यानी कि ये पाकिस्तान के साइड के थे, इनके लिए इनको वो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो श्रवणीय अवज्ञा आंदोलन में मुख्य नेतृत्व गांधी जी के साथ करने वाले ये दो मैन थे और इनको कहाँ डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। इनके जेल में डाले जाने के कारण हमारे भारत के लोग और ज्यादा विद्रोह करने लग जाते हैं, जुलूस निकालने लग जाते हैं और हिंसक होने लग जाते हैं। इसी के कारण इरविन जो 11 सूत्री मांगे थी अंग्रेजों को झुकना पड़ेगा, यानी कि इरविन झुक जाता है और 5 मार्च 1931 को, कब, 5 मार्च 1931 को गांधी जी के साथ और इरविन क्या करेगा, समझौता कर लेगा। यानी कि गांधी जी ने जो 11 सूत्रीय मांग रखी थी, 11 सूत्रीय मांगों में क्या था, यानी कि अब तक हमारे जो आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हुआ है या और आंदोलन हुए हैं, जितने भी आपने जेल में व्यक्ति डाले हुए हैं उनको रिहा करो। हाँ, एक आपने इतिहास में जब पढ़ा होगा कि इतिहास में गांधी जी ने एक भूल की या एक अन्याय किया। भगत सिंह जी उस टाइम जेल में थे और जेल में होने के कारण गांधी जी ने एक भी बार गांधी जी को जेल से निकलवाने की इरविन से गुजारिश नहीं की। यहां पे गांधी जी को थोड़ा गलत बताया जाता है, ठीक है। और सभी मांगे इरविन ने मान ली, यानी कि गांधी जी ने भगत सिंह जी का जिक्र छुड़ाने के लिए, जेल से छुड़ाने के लिए जिक्र नहीं किया गया। और 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। और इस समझौते के बीच गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए क्या हो जाएंगे, सहमति व्यक्त कर देंगे। और गांधी जी अब कहां जाएंगे, गोलमेज सम्मेलन में। और गोलमेज सम्मेलन कहां होगा, लंदन। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन ये कौन सा सम्मेलन है, द्वितीय। पहला हो गया 1930 में और अब द्वितीय होगा हाँ, अब देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आगे पढ़ेंगे। हाँ, अब गांधी जी कहां पे जाएंगे, देखिए अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और ये होगा सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। और इसमें गांधी जी लंदन जाएंगे और गांधी जी की वार्ता, यहां पे अंबेडकर भी जी गए हैं, आगा खां मुस्लिम लीग के संस्थापक भी गए हैं। तो गांधी जी जिन मांगों को रखते हैं किसमें, लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, वहां पे इनकी वार्ता नहीं बन पाती। रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उनसे इनकी सहमति नहीं बन पाती। लेकिन अंबेडकर अपने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग रखते हैं। और मुस्लिम जो है, मुस्लिम लीग के संस्था आगा खां और भी मुस्लिम थे वहां पे, वो अपने पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व की मांग रखते हैं मुसलमानों की। और वहां पे फूट डालो राज करे की नीति तो आपको पता ही है, अंग्रेज और दोनों सहमत हो जाते हैं। यानी कि दलित वर्ग को अंबेडकर
की जो मांग होती है उनको पृथक निर्वाचन देने की बात कर देते हैं, और मुस्लिम लीग को भी, यानी मुस्लिम लीग मुसलमानों को भी पृथक निर्वाचन देने की और प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे गांधी जी हैं उनकी वार्ता नहीं बन पाती है, और गांधी जी वापस आएंगे, और वापस आते ही जनवरी 1932 में, कब? जनवरी 1932 में पुणे क्या करेंगे? पुणे सवनीय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे, यानी कि क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। आंदोलन शुरू। और इसी के विरोध में अब दोबारा से एक बार आपको पता है इन्होंने शुरू किया, तो गांधी अरविंद समझौते का तहत 5 मार्च को इन्होंने उसको समाप्त कर दिया, प्रथम जो सवनीय अवज्ञा आंदोलन हुआ है। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इनकी वार्ता नहीं बन पाने पर और दोबारा वापस आए भारत, और भारत में इन्होंने दोबारा 1932 जनवरी 1932 को पुनः सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। और इसके विरोध में अब अंग्रेजों ने इनको कहां डाल दिया है? जेल में डाल दिया है। और आपको पता है जेल में डाल दिया। इसी के विरोध ये अंबेडकर जी से भी आग्रह करते हैं, जो आप सांप्रदायिक लेके आए, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन, अलग निर्वाचन और दलित वर्गों को आप लेकर आए, वो देश को बांटने की बात है, और उसको आप स्थगित कर दें। जो आप बातों को लेकर आए हैं, जो आपकी शर्तें स्वीकार कर दी हैं, उनको स्थगित कर दें, उनको समाप्त करते हैं, उनको नहीं माने। लेकिन अंबेडकर थोड़े दिन नहीं माने, लेकिन कुछ समय बाद सितंबर 1932 में और एक पैक्ट है जिसको कहेंगे पूना पैक्ट, यानी कि ये गांधी जी यरवदा की जेल में, मुंबई पूना की यरवदा की जेल में अंबेडकर जी आएंगे, और पूना पैक्ट एक समझौता होगा। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, यानी कि अलग दलितों की जो निर्वाचन की बात है, और इस एक्ट के तहत वो क्या कर देंगे? अंबेडकर जी समाप्त कर देंगे। ये होगा गांधी जी और अंबेडकर जी के मत। ठीक है। अब पूना पैक्ट है क्या? मैंने बता दिया। पूना पैक्ट जो है सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि अलग निर्वाचन की मांग को लेकर जो स्वीकार द्वितीय गोलमेज में जो मान लिया था, और उसको स्थगित करने के लिए इन्होंने पूना पैक्ट किया है। ठीक है। ये सब कब हो रहा है? 1932 जो सवनीय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसके मध्य। अब और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो सवनीय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत हुई है। जैसे एक हम बात करें 1932, और 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवा या सेवक संघ की क्या की है? स्थापना की है। इसका मकसद क्या था? हरिजन यानी कि गांधी जी ने अछूत वर्ग को, अस्पृश्यता वर्ग जिसको हम कहते हैं अनटचेबिलिटी, जो व्यक्ति हैं उनके लिए गांधी जी ने हरिजन यानी कि हरि के जन भगवान के रूप, भगवान के द्वारा पैदा किए गए व्यक्ति बताए हैं। उन्होंने पूर्ण रूप से यानी कि हरिजन छुआछूत का विरोध किया, ऐसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरिजनों को यानी कि जो हमारे अछूत हैं उनको मंदिरों में जाने से नहीं रोका जाना चाहिए, कुओं से पानी लेने देना चाहिए, या बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं जिसको अछूतों को हम नहीं करने देते वो करने देना चाहिए। ये सारे हरिजन सेवक संघ की स्थापना इसके लिए गांधी जी ने की। अगर एक और बात करें हम 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन संघ की स्थापना किसने की है? ये की है अंबेडकर जी ने। ठीक है। और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। ठीक है। ये हमारा यहां तक प्रक्रिया खत्म हो जाती है। इसके बाद हम बात करें
सामूहिक अपनेपन का भाव, जो आपकी किताब का लास्ट टॉपिक है और लास्ट बिंदु है। सामूहिक अपनेपन के भाव के अंतर्गत क्या आएगा, इसके बारे में हम जाने कि देश की स्वतंत्रता दिलाने में, राष्ट्रवादी भाव पैदा करने में हमारे देश की चित्रकला, लोकगीत, हमारे देश की और भी प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुई, इसके बारे में हम जानेंगे अभी आगे। देखो, देखिए अगला है राष्ट्रवाद की भावना। और इस राष्ट्रवाद की भावना में अगर हम जाने कि देश की लोकगीत, लोककला, चित्रकला आदि के माध्यम से देश में कैसे राष्ट्रवाद की भावना का पैदा हुआ, तो सबसे पहले हम जाने राष्ट्रगीत जो हमारा है वंदे मातरम, ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है वर्तमान में, और वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके माध्यम से ये जब गाया गया बहुत जगह, तो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। ठीक है, इसको बाद में इनका एक उपन्यास है आनंद मठ, और उस उपन्यास में इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, ये हो गए राष्ट्रगीत पहला। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा क्या है, अवनींद्रनाथ टैगोर। टैगोर ने बहुत ही इंपोर्टेंट भारत माता की छवि प्रस्तुत की। भारत छवि बनाई। ओके, इनके माध्यम से, यानी कि आपने देखा होगा भारत, जो हमारी भारत की माता है, उसको चित्रित किया है किसने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इनके माध्यम से देखने से हमें भारत माता की छवि देखने से और राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। अगर तीसरा देखें, तीसरा है एक मद्रास के नटेशा शास्त्री। मद्रास नटेशा शास्त्री ने, और एक द सदर्न फोकलर्स ऑफ इंडिया। ये क्या है, कुछ खंड हैं किसके, कविता के, यानी कि 4 खंड हैं। ये क्या किए, प्रकाशित किए। इनसे भी हमें क्या है, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। अगली बात करें हम, चौथा, 1921 में गांधी जी ने एक तिरंगा, जिसमें बीच में चरखा प्रस्तुत किया, और इसके माध्यम से हमें राष्ट्रवाद की भावना की विकास हुआ, पैदा हुआ। और यहां पे हमारा जो भारत का राष्ट्रवाद अध्याय चैप्टर 2 समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा पढ़ाना, समझाना अगर अच्छा लगो, तो जीके कान्हा सर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अच्छे से अच्छे कमेंट करें, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं आपको आगे भी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।